बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 16 जून की तारीख और सुबह 8 बजे तक की अपडेट्स। मुल्क में जारी हाइब्रिड निज़ाम के एक असली और नस्ली तर्जुमान जो कि बड़े लंबे अरसे से पर्दा स्क्रीन से गायब थे, अचानक पर्दा स्क्रीन पर एक तवील मुद्दत के बाद नमूदार हुए और धमाका खेज ऐलान कर डाला। जी हां, उनकी जानिब से कहा गया कि अगले एक महीने के अंदर आपको इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब एक कंटेनर के ऊपर खड़े नजर आएंगे। क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब को भी सिस्टम से आउट किया जा रहा है और वो इमरान खान साहब के साथ कंटेनर पर सवार हो जाएंगे? दूसरा दावा इससे भी बड़ा और अजीबोगरीब कि आइंदा चंद दिनों के अंदर करप्शन के स्कैंडल, इशारा उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब भी किया और फिर इन बिटवीन द लाइन कुछ पर्सनल वीडियोस का जिक्र भी कर डाला कि वो भी लीक होने जा रही हैं। क्या मामला है, कौन थे तर्जुमान, तफसीलात आपके सामने रखते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि उनके इस बयान की एक दो वीडियोस भी आपके सामने रखें। दूसरी बड़ी खबर आज की, जिसे सबसे बड़ी खबर कहा जा रहा है, वो जनाब इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन, मंगल का रोज अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के कहने पर महमूद खान अचकजई साहब को कहा गया था कि वो ग्रीन सिग्नल दें, ऐलान जारी करें कि पाकिस्तान के आम आवाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान 10,000 की तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुंचें और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती तो वहां धरना दें। किस हद तक कामयाब होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे अमल में, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। और तीसरी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट आज ही के दिन जो है वो ये पैगाम व्हाट्सएप के ऊपर कुछ सहाफ़ियों तक पहुंचा कि DGISPR साहब, मुमकिना तौर पर यह दावा, मुबैना तौर पर यह दावा शहजाद अकबर साहब की जानिब से सामने आया और उसके बाद कुछ दीगर ज़राए ने इसकी तस्दीक की कि आज DGISPR भी एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मुमकिना तौर पर अहाता किया जाएगा आलमी मुआहिदा ईरान अमरीका के दरमियान, कश्मीर की सूरत हाल, इस वक्त करक के अंदर क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल। अगरचे वो सिक्योरिटी अमूर के ऊपर ही बात करना उनका मैंडेट है, लेकिन जब सवालात होते हैं तो फिर वो तकरीबन तमाम ही टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। यहीं से मामले का आगाज़ कर लेते हैं कि इस मौके के ऊपर कि जब ईरान और अमरीका जनेवा के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुआहिदा करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में ये बात गर्दिश कर रही है कि तमाम तर मामलात में चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किए बगैर ये कहा जा रहा है कि तमाम तर मामले में गहरा ताल्लुक, तमाम तर मामलात में गहरा ताल्लुक फैसिलिटेशन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की है, जिनके तर्जमान के तौर पर मोहसिन नकवी साहब कमोबेश 1 दर्जन के करीब दौरे गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर ईरान के कर चुके हैं और मुमकिना तौर पर इन्हीं मामलात के ऊपर ही DGISPR साहब की जानिब से बात की जा सकती है। जहाँ तक मामला है इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, मंगल का दिन अदालती फैसले के नतीजे में इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन हुआ करता है। गुज़श्ता कई अरसे से 4-5 माह का अरसा हो गया इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही और अलीमा खान साहबा की स्टेटमेंट सामने आई थी कि जून का महीना मौजूदा हुकूमत के ऊपर दबाव डालने के लिए इंतहाई अहम है और इस महीने में उनके ऊपर दबाव डालकर इमरान खान साहब से मुलाकात की जा सकती है। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से इलाज के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है और फिर उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अडयाला जेल के बाहर अगर इकट्ठा होने में कामयाब हो जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये कर दिखाए तो उस धरने की सूरत अडयाला जेल इंतज़ामिया पर और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत पर और उन हलकों पर जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दे रहे, दबाव बढ़ाकर मुलाकात हासिल की जा सकती है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुफाहमत और मुज़ामत दोनों डिबेट्स तूल पकड़ रही हैं, ज़ोर पकड़ रही हैं। पूछा जा रहा है कि क्या पॉलिसी आगे चलकर अपनाई जाएगी इमरान खान साहब की जेल से रिहाई के हवाले से, इसके साथ साथ मुमकिना तौर पर सियासी मैदान में इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी के हवाले से। और 2 पैगामात जो पहुँचे, जिसमें आज ये जो तर्जमान हैं निज़ाम के, जिनकी जानिब से बड़ा दावा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब भी इमरान खान साहब के साथ कंटेनर पर जल्द सवार होने जा रहे हैं, इस तनाजुर के अंदर में
उन बयानात को, उन कॉलम्स को, उन पैगामात को देखा जा रहा है जो गुज़श्ता 5 दिनों से पहुँच रहे हैं वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ज़राए से कि मौजूदा हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने के मामलात मुकम्मल किए जा चुके हैं और बजट के बाद 28वीं तरमीम ना होने की सूरत में मौजूदा हुक्मरानों को घर भिजवाया जा सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल के किसी सेटअप के अंदर फैसिलिटेट किया जा सकता है। पैगाम यही पहुंचाया गया। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीन करे या नहीं, फिलहाल वो इसी सोच बिचार का शिकार है। इसके साथ साथ दूसरा पैगाम जो आया था वो ये था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत की पॉलिसी जारी रखी, मुफाहमत ना की, तो मार्च 2027 में सेनेट इलेक्शन में मौजूदा जो रजीम है उसको अगर सेनेट में अक्सरियत मिल जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में हायल सियासी रुकावटें बहुत लंबे अरसे तक चलेंगी और निज़ाम अगले इलेक्शन के बाद भी हाइब्रिड किस्म के निज़ाम की कंट्रोल में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मैसेज दिया गया। ये जो मामला है इसको जहन में रखते हुए मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूँ। फैसल वावड़ा जो कि बड़े लंबे अरसे बाद टीवी चैनल्स की स्क्रीन के ऊपर जलवागर हुए और जो उनके बयानात थे वो खासे मानी खेज थे और फैसल वावड़ा साहब को तर्जुमान कहा जाता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का। ऐसे माहौल के अंदर इससे पहले भी माजी में उनके कई बयानात बाद में आगे चलकर सच साबित हुए, जिस किस्म के ऐलानात या जिस किस्म के पैगामात उनकी जानिब से भिजवाए गए। मैं फ़िलहाल जो उन्होंने 4 सूबों के हवाले से कहा, करप्शन की फाइलों के हवाले से कहा, पहले मैं आपको उनकी वो ऑडियो सुना देता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। सुनिए। 4 सूबे। एक सीएम जो है वो पीएम बनना चाहते हैं, सुनिए। ठीक है। दूसरी सूबे का जो सीएम है वो दूसरे टिकट पे, दूसरी पार्टी के टिकट पे कंटिन्यू करना चाहते हैं। एक सूबे की जो सीएम है वो पीएम बनना चाहती हैं, ये इशारा मरियम नवाज साहबा की जानिब है। दूसरे सूबे का जो पीएम है वो दूसरी पार्टी के टिकट पे कंटिन्यू करना चाहता है। ये बलोचिस्तान की बात है कि वहाँ के वज़ीर आला चाहते हैं अब उनके पास दूसरी पार्टी का टिकट आ जाए, दूसरी पार्टी की हमायत आ जाए, वो उस वज़ारत आला को कंटिन्यू करें आगे। तीसरे सूबे का पुराना सीएम नए सीएम को निकालने के चक्कर में, तीसरे सूबे का पुराना सीएम यानी अली अमीन गंडापुर नए सीएम सुहेल अफरीदी को निकालने के चक्कर में है। और एक सीएम जो बहुत अरसे से चल रहा है उसको हटाने के लिए एक और बंदा अपने आप को पेश कर रहा है। और एक सीएम जो बड़े अरसे से चल रहा है यानी सिंध के अंदर बात की जा रही है मुराद अली शाह के, उनको हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, एक और बंदा अपनी सीवी पेश कर रहा है। अब मसला ये कि इन सबको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि इन सब की करप्शन की दास्तानें, स्कैंडल्स आने, ज़ाती वीडियोस के स्कैंडल्स आने, सबके ज़ाती वीडियोस के स्कैंडल आ रहे हैं, सबके करप्शन के स्कैंडल्स आ रहे हैं। जी, जिसको पता है, जिसके लिए बात करो सबको समझ आ रही है। ज़ाती स्कैंडल्स भी आने, कह रहे हैं, पूछा गया कि किसकी बात कर रहे हैं, कह रहे सब समझते हैं बहुत तगड़ी लॉबी का हिस्सा है, वो तगड़ी लॉबी भी ना मारी जाए। और ये सिर्फ स्कैंडल पाकिस्तान की हद तक नहीं है, सभी लिख लीजिएगा तारीख हाल, इंटरनेशनल स्कैंडल्स भी आने हैं। इंटरनेशनल स्कैंडल्स आ रहे हैं। ये स्कैंडल सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, इसके अंदर इंटरनेशनल किरदार भी है। जी, इंटरनेशनल एतबार के, लेकिन पाकिस्तान में जो गचपच है ना, ये नैब ज़दा, FIA ज़दा, मफरूर, इश्तिहारी, नैब ज़दा, चोर, चक्के, ठग, साहूकार, आज फिर ठग, फिर साहूकार, औलादें चोरी कर रही है, किसी सीएम की नाक के नीचे कोई औरत अरबपति बन गई है, किसी सीएम की नाक के नीचे औरत अरबपति, बेटा, किसी का बेटा। ठीक है, ये मरियम नवाज की तरफ भी इशारा, बिलावल भुट्टो की तरफ भी इशारा और इसके साथ साथ इंतजाम के दीगर लोगों की तरफ इशारा। और फिर वो क्या कह रहे हैं, अगले 1 महीने के अंदर मुझे तमाम के तमाम जो हैं एक ही कंटेनर के अंदर नजर आ रहे हैं या फिर एक ही कंटेनर के ऊपर नजर आ रहे हैं। इससे क्या मुराद है, क्या सबको जेल में डाला जा रहा है या फिर वो इमरान खान साहब के साथ निकल कर मैदान में आ रहे हैं। एक बड़ी चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, प्रेडिक्शन देखिए जी, मुझे आइंदा सियासी मंजर में आगे कल परसों नहीं, महीने में या तो सब एक कंटेनर में नजर आ रहे हैं या सब एक कंटेनर के अंदर नजर आ रहे हैं। इसको, इस जुमले को यही बांध दें, ठीक है सर। इस जुमले को यही बांध लें कि अगले 1 महीने के अंदर या तो मुझे सब एक कंटेनर के अंदर नजर आ रहे हैं या मुझे सब एक कंटेनर के ऊपर नजर आ रहे हैं। अच्छा, कई दोस्त कहेंगे कि फैसल वावड़ा साहब की इन तमाम तर बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए, भोंपू हैं, तर्जुमान हैं। लेकिन भोंपू हों, तर्जुमान हों, कुछ भी कहा जाए, कैसे वो जहाँ तक पहुँचे हैं,
کسی پارٹی کا ان کے پاس ٹکٹ نہیں، پھر بھی وہ سینیٹر بنتے ہیں، نظام کا حصہ بنتے ہیں۔ ایک ہی وقت کے اندر جہاں وہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان پر تنقید کرتے ہیں، ماضی میں ان کے ساتھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے اوپر بھی وہ تنقید کرتے ہیں اسی ہی لمحے، اسی ہی زبان کے اندر، تو سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ آج لمبے عرصے بعد کہاں ان کی رونمائی ہوئی؟ جی ہاں، جنگ جیو گروپ، جی ہاں، جنگ گروپ کے چینل جیو ٹی وی پر حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر انہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالا گیا، پوچا شوچا مارا گیا اور ان کو ان کی رونمائی کی گئی۔ اور پھر وہ جو پیغامات سہیل وڑائچ کے ذریعے پہنچے، نصرت جاوید کے ذریعے پہنچے، وہ جو پیغامات حفیظ اللہ نیازی کے ذریعے پہنچے، وہ جو پیغامات انصار عباسی صاحب کے ذریعے پہنچے، بالآخر وہ اسی جنگ گروپ نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بٹھا کر اسی قسم کے جو پیغامات ہیں وہ فیصل ووڈا صاحب کی جانب سے بھی اس نظام کے جو بظاہر سٹیک ہولڈرز ہیں ان تک پہنچا دیے۔ اور بات انہوں نے صرف پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں کی، میں نے کہا نا، بات انہوں نے آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کی، اور اسی تاثر کو انہوں نے مضبوط کرنے کی کوشش کی کہ یہ نظام زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلنے والا۔ اور اگلے ایک ماہ کے اندر ان بٹوین دا لائن موصوف نے یہی کہا کہ بڑے بڑے کرپشن سکینڈل جس میں نام انہوں نے نہیں لیا لیکن سب کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، وہ مسلم لیگ نواز اور اس کی قیادت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، وہ آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، وہ سہیل آفریدی اور گنڈا پور صاحب اور دیگر قیادت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا نام انہوں نے اس لیے نہیں لیا کیونکہ عمران خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر تو ان کے دشمن بھی کرپشن کا الزام لگاتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتے ہیں۔ فیصل ووڈا صاحب نے بھی نہیں لگایا، اور کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں اور تاثر وہ یہ دے رہے ہیں جس حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر اگلے ایک ماہ کے بعد اس نظام کو سارے کا سارا لپیٹ کر تمام تر معاملات جو ہیں وہ مقتدر حلقے اپنے کنٹرول میں لینے جا رہے ہیں۔ تو کیا سمجھا جائے؟ کیا واقعی پاکستان کے اندر یہ جو ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے یا یہ کسی ہائیبرڈ پلس نظام کی طرف چلا جائے گا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ مارشل لا لائے بغیر، فوجی حکومت قائم کیے بغیر وہ تمام تر اختیارات تو ویسے ہی پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ ایک مارشل لا کے دور میں ہوتے ہیں، جو کہ ایک فوجی نظام کے اندر ہوتے ہیں۔ تو پھر آخرکار ایسی کیا ضرورت ہے کہ مزید آگے بڑھا جائے؟ اب اس حوالے سے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مقتدر حلقے جنہیں کہا جاتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ پاکستان میں 28ویں آئینی ترمیم کر کے معاملات کو صدارتی نظام کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کہ مانتے آخرکار اب اس جگہ پر آن پہنچے کہ جنہیں اب اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم استعمال تو ہو گئے عمران خان کے خلاف، اب ہمیں بھی اس نظام سے فارغ ہونا پڑے گا، اور اگر صدارتی نظام جو ہے وہ آ جاتا ہے پاکستان کے اندر تو اس کے بعد ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی۔ شاید وہ اس لمحے کے اوپر کوئی اپنی انقلابی سوچ بیدار کر کے عوام کو پیغام دینے کے چکر میں تھے کہ نہیں جناب ہم تو 28ویں ترمیم کا راستہ روکیں گے۔ تو ایک تو انہیں فیصل ووڈا کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ نہیں جناب اگر آپ ایسا سب کچھ کریں گے تو پھر آپ کے اس نظام ہی کو لپیٹ دیا جائے گا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جناب اس قسم کی بات کر کے اس وقت جو حکمران ہیں ان کو مظلوم بنایا جائے، ان کو بھی اسی صف کے اندر کھڑا کر دیا جائے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چھینا گیا۔ حالانکہ یہ دونوں معاملات بالکل مختلف ہیں، انتہا درجے کے دو مختلف جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اصل ماسٹرز فیصل ووڈا صاحب کے جنہوں نے انہیں لانچ کیا ہے، وہ یا تو پاکستانی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی باتوں پر اس طرح سے یقین کر لیں گے، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی جو میموری ہے، جو ان کی یاداشت ہے وہ خاصی کمزور ہے۔ میموری لاس کا ایشو تو ہے بخیر پاکستانی عوام کا، چیزیں بھول بھلا بھی جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ حالات خاص سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اس مرتبہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ والا معاملہ نہیں پیش آیا جو کہ ذوالفقار بھٹو صاحب کو حکومت سے نکالے جانے کے بعد پیش آیا، یعنی وہ ایک جو ہے ذوالفقار بھٹو کے خلاف ایک ایسا ووٹ بینک بنانے میں کامیاب ہو گئے جس نے پھر نواز شریف پیدا کیا۔ اس کے بعد وہ نواز شریف کو بھی جب اس نظام سے نکالا گیا، جب وہ اپنے اصل ماسٹرز کو آنکھیں دکھانے لگے تو اس گیپ کو عمران خان صاحب نے اپنی جد و جہد کے ذریعے فل کر ڈالا۔ عمران خان صاحب سے لوگ پیار تو پہلے ہی کرتے تھے، انہوں نے ان تمام تر حالات کا خوب استعمال کرتے ہوئے اپنی جگہ بنائی، لیکن تیسری مرتبہ جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ سمجھ کر کے عمران خان صاحب کو انہوں نے بنایا، حالانکہ غلطی تھی ان کی یہ سوچنا، عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے ذوالفقار بھٹو یا نواز شریف صاحب کی طرح کی بالکل کوئی سپورٹ نہیں دی، صرف وہ غیر جانبدار ہوئے نواز شریف
کہ حق میں نہیں گئے تو عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے، لیکن جب عمران خان صاحب کو اقتدار میں نکالا تو خیال ان کا یہ تھا کہ اب کی بار ہم ایک بار پھر پاکستانی عوام کی یاداشت سے سب کچھ کھرچنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور سنیاں ہو جان گی گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے کی صورتحال ہوگی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پاکستان تحریک انصاف چیزوں کو بھول نہیں رہی، پاکستان کے عوام نوجوان نسل چیزوں کو بھول نہیں رہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اب اس حالات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ واپسی کا سفر اختیار کیا جائے، یا کم سے کم یہ تاثر دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی نیریٹو عوام کے اندر بنایا جا سکے۔ تو یہ ہے جناب آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔